स्वागत है बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 7 पर प्रत्यावर्ती धारा। और आज हम बात करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा तथा विभव के मध्य कलांतर क्या होता है, इस पर हमारी चर्चा होगी। अभी तक हम जो जानते हैं उसके हिसाब से कह सकते हैं कि यदि किसी भी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाए तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। ये ओम का नियम है। हमने एक चालक लिया, उसके दोनों सिरों पर विभवांतर आरोपित किया तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और प्रवाहित होने वाली धारा का मान लगाए गए विभव के समानुपाती होगा। अर्थात विभव बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ेगा। सीधा सा ये हम संबंध जानते हैं। अभी पिछले वीडियोस के अंदर हमने बात किया है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल पर। और इसका व्यंजक देखा है, वो होता है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। हम AC EMF को इस समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, और यदि इसको ग्राफ के रूप में प्रकट किया जाए तो ये ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये प्लस E के लिए, ये माइनस E के लिए, और ये समय अक्ष T। तो ये ग्राफ हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। 0 समय, T/2 समय, और ये T/2 समय, और ये T समय पर ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को हम इस प्रकार से ग्राफ के द्वारा निरूपित करते हैं। यदि प्रत्यावर्ती धारा की बात की जाए तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को भी कुछ इसी प्रकार से निरूपित किया जाता है। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। और उसको भी यदि ग्राफ में हम प्रकट करें तो उसका ग्राफ में इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ये प्लस I के लिए, ये माइनस I के लिए, और ये समय अक्ष हमारी T। तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल इस ग्राफ के द्वारा निरूपित हुआ, प्रत्यावर्ती धारा इस ग्राफ के द्वारा निरूपित हुई। यदि अपन इन दोनों को एक साथ स्टडी करें तो पाएंगे कि जब 0 समय पर विभव का मान भी 0 है या विद्युत वाहक बल का मान 0 है तो धारा का मान 0 है। एक समय के बाद में जब विभव अधिकतम होगा तो धारा का मान भी अधिकतम होगा। फिर विभव का मान घटकर 0 होगा तो धारा का मान भी घटकर 0 हो जाएगा। फिर विभव का मान ऋणात्मक दिशा में अधिकतम होगा तो धारा का मान भी ऋणात्मक दिशा में अधिकतम होगा, और फिर घटकर ये 0 होगा तो ये भी घटकर 0 होगा। अर्थात ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे विभव बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत धारा बढ़ेगी, जैसे जैसे विभव घटेगा वैसे वैसे विद्युत धारा घटेगी, और ये एक क्रम में चलता रहेगा। दोनों एक साथ बढ़ेंगे, दोनों एक साथ घटते रहेंगे। ये इस बात की पुष्टि करता है, जैसा कि हमने ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात तो हमारी पूर्व ज्ञान के आधार पर भी सिद्ध होती है। परंतु यदि आपको ये कहा जाए कि प्रत्यावर्ती धारा के कुछ ऐसे परिपथ भी तैयार हो सकते हैं जिसमें विभव और धारा एक साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, यानी कि विभव का मान जब 0 है तो धारा का मान 0 नहीं है, जब विभव का मान अधिकतम है तो धारा का मान अधिकतम नहीं है, जब विभव का मान घटकर 0 हुआ तो धारा का मान घटकर 0 नहीं हुआ। अर्थात दोनों एक साथ नहीं चल रहे। बढ़ना और घटना ये तो विभव के साथ भी हो रहा है और धारा के साथ भी हो रहा है, परंतु जैसा कि हमने यहाँ कहा कि दोनों एक साथ बढ़ते हैं या एक साथ घटते हैं, ऐसा नहीं होता। जब विभव अधिकतम हो जाता है तो उसके कुछ समय के बाद में धारा अधिकतम होती है, जब विभव 0 हो जाता है तो उसके कुछ समय के बाद में धारा 0 होती है। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि धारा अधिकतम हो गई, उसके कुछ समय बाद विभव अधिकतम हुआ। धारा घटकर 0 हो गई, उसके कुछ समय के बाद में विभव घटकर 0 हुआ। अर्थात दोनों आगे पीछे चलते हैं। जब आगे पीछे चलते हैं तो इसे हम कहते हैं कि दोनों के मध्य कलांतर है, यानी कि V, या यहां पर अगर अपन ने E से प्रकट किया है तो E तथा I के मध्य कलांतर है। अब इस कलांतर को ग्राफ में किस प्रकार से प्रकट किया जाता है इसको अपन समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए कि हम एक ग्राफ बना लेते हैं।
एक ही ग्राफ पर हम धारा को भी व्यक्त करेंगे और ईएमएफ को भी व्यक्त करेंगे। तो माना कि ये 0 समय है, ये t/4 समय है, ये t/2 समय है, ये 3/4 समय है और ये t समय हो गया। तो एक को तो मैं इस तरह से प्लॉट कर देता हूं, माना कि विभव का प्लॉट हमारा ये वाला आता है, ये E के लिए ग्राफ बनाया कि 0 समय, t/4 समय, ये t/2 समय, ये 3t/4 समय और ये t समय पर E इस प्रकार से परिवर्तित होता है। अब यदि हम कहें कि धारा जो है वो इस प्रकार से परिवर्तित हो रही है, अब आप देखिए कि जब विभव 0 है तो धारा का ऋणात्मक मान अधिकतम है, जब विभव अधिकतम है तो धारा का मान 0 हो गया, जब विभव का मान घटकर 0 हुआ तो धारा का मान धनात्मक अधिकतम हो गया, जब विभव का मान अधिकतम हुआ तो धारा का मान घटकर 0 हो गया, जब विभव का मान घटकर 0 हुआ तो धारा का मान वापस ऋणात्मक अधिकतम हो गया। तो इसमें परिवर्तित तो हो रहे हैं दोनों, अधिकतम न्यूनतम हो रहे हैं, परंतु दोनों एक साथ नहीं है, आगे पीछे हैं। ठीक है, या फिर इसका एक और हम प्लॉट कर सकते हैं, वो इस प्रकार से भी हो सकता है। ये E के लिए और ये I के लिए, यहाँ पर ये I के लिए। अब आप इसमें देख रहे हैं कि जब विभव का मान 0 है तो धारा का मान अधिकतम है, जब विभव का मान अधिकतम है तो धारा का मान 0 हो गया, जब विभव का मान 0 है तो धारा का मान ऋणात्मक दिशा में अधिकतम है, जब विभव का मान अधिकतम है तो धारा का मान घटकर 0 हो गया, जब विभव का मान 0 हुआ तो धारा का मान वापस धनात्मक दिशा में अधिकतम हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि विभव चल रहा है, धारा भी परिवर्तित हो रही है, परंतु धारा विभव से आगे है और यहां पर क्या था, धारा विभव के पीछे चल रही थी। अब आप देखिए, अपन केवल इतना हटा दें और धारा को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूं इस अक्ष पर, तो आप देखिए विभव यहां से शुरू हुआ और धारा जो है ना इतने समय के बाद में शुरू हुई। ये वाला प्लॉट, ये धारा का प्लॉट है और ये विभव का प्लॉट है, दोनों में समानताएं नजर आ रही है। तो धारा जो है वो t/4 समय के बाद शुरू हुई है, अगर 0 से हम शुरुआत मान लें उसकी, तो धारा क्या हुआ, पश्चगामी हुई। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखिए अब धारा यहां से शुरू हो गई, जबकि विभव 0 है, तो इसका मतलब यह है कि यदि अपन इसको और इधर ले लेते इस प्रकार से, तो धारा यहां से शुरू होकर यहां आ गई, जबकि विभव कुछ समय के बाद में शुरू हुआ। तो यहां धारा पहले ही शुरू हो चुकी है, इसलिए इसको हम अग्रगामी कह सकते हैं और इस स्थिति के अंदर धारा को पश्चगामी कह सकते हैं। तो यहां जो है ये लिखा जाएगा कि धारा विभव से पश्चगामी है। और यहां पर क्या लिखेंगे हम कि धारा विभव से अग्रगामी है। धारा आगे है, यहां विभव पीछे है, यहां पर धारा पीछे है और विभव आगे है, यानी कि धारा विभव से पश्चगामी है, यहां धारा विभव से अग्रगामी है। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, यहां पर हम लिख सकते हैं कि विभव धारा से अग्रगामी है। और यहां पर क्या लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे विभव धारा से पश्चगामी है। तो अग्रगामी यानी कि एक आगे है तो दूसरा पीछे है। अग्रगामी और पश्चगामी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि यदि ये 0 से शुरू हो रही है और ये इसका मान ऋणात्मक है तो पीछे हो गई, और ये 0 से शुरू हो रही है और इसका मान धनात्मक है तो ये आगे हो गई। अब इसी को यदि समीकरण के रूप में व्यक्त करना होता तो क्या लिखते हैं हम, तो जैसे कि विभव की समीकरण हम E बराबर E0 साइन ओमेगा t से प्रकट करते हैं, क्योंकि t बराबर 0 होने पर E बराबर 0।
तो ये वाली समीकरण हम E0 साइन ओमेगा टी से प्रकट करते हैं, तो I की समीकरण क्या हो जाएगी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। पश्चगामी है धारा, तो हम माइनस फाई लगा दिया, तो ये व्यक्त कर रहा है कि धारा पश्चगामी है। और इसी रूप में यदि हम यहाँ पर कहते हैं, इसको भी अगर E बराबर E0 साइन ओमेगा टी से प्रकट करते हैं, तो I को क्या प्रकट कर दोगे आप, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। चूंकि धारा अग्रगामी है इसलिए प्लस फाई से प्रकट किया, पश्चगामी है इसलिए इसको माइनस फाई से प्रकट किया। अब ये नया शब्द आ गया फाई, है ना। इस फाई को कहते हैं कलांतर। फाई जो है ये क्या कहलाता है, कलांतर। यानी कि धारा और विभव के मध्य इतना कलांतर है। कलांतर वह भौतिक राशि है जो यह व्यक्त करती है कि विभव और धारा कितना आगे पीछे चल रहे हैं। यदि प्लस फाई है तो अग्रगामी है, माइनस फाई है तो पश्चगामी है। तो इस प्रकार से हम कलांतर इन दोनों के मध्य व्यक्त करते हैं। तो हमारी ये समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई लिखें, चाहे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखें, तो ये व्यक्त कर रही है कि इसके अंदर कलांतर है। अच्छा, कलांतर को हम सिर्फ I के साथ ही नहीं जोड़ते, हम E के साथ भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर भी प्लस माइनस फाई हो सकता है। मतलब जनरल इक्वेशन यदि लिखें अपन, तो जनरल इक्वेशन में हम ऐसा लिख सकते हैं, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, या फिर I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। अगर आपने इधर प्लस फाई किया है तो यहाँ 0, यहाँ पर माइनस फाई किया है तो यहाँ 0, यहाँ पर 0 किया है तो यहाँ प्लस फाई या माइनस फाई, कुछ भी हो सकता है। तो आइदर आर, दोनों में से हम किसी भी रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो यह प्रत्यावर्ती धारा विभव तथा धारा के मध्य कलांतर को व्यक्त करता है। धन्यवाद।